हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया हो, अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी अपनी कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ढांचे के क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, बताइए। भारत में जो मौद्रिक नीति है किसके द्वारा बनाई जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा, एस बी आई के द्वारा, या सीएलबी के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा, बताइए। भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई जाती है, तो भारत में मौद्रिक नीति जो है आपकी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन है जो आपका ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में मौद्रिक नीतियां जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है रिजर्व बैंक ऑफ साख नियंत्रण, विदेश विनिमय पर नियंत्रण, एवं सिक्कों का निर्गमन तथा सरकार एवं बैंकों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। बैंकों के रूप में कार्य करता है, मतलब बैंकों का भी बैंक, ठीक है, उसके रूप में कार्य करता है आरबीआई भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, आपका दूसरा नंबर क्या देगा। भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की, बताइए। भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है, बताइए। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष जो है सबसे अधिक होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विलास के, आराम के, आवश्यकताएं के, या टिकाऊ वस्तुओं के। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताएं के, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छित मूल्य तथा उस वस्तु के वास्तविक मूल्य के बीच अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो उसका उपभोक्ता अधिशेष जो अधिक होता है, यह उपभोक्ता की आवश्यकता पर निर्भर करता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, बताइए। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, ठीक। तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, दूसरी दुनिया, अब तीसरी दुनिया की शक्ति होना है, या अपनी नीति चुनना है। तो आपका राइट आंसर है शक्ति गुटों की प्रति जो है तटस्थता, गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय है। तो ऑप्शन जो आपका ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इसको है ना। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है कि विश्व की शक्तियों के किसी भी गुटों में शामिल ना होना तथा राष्ट्र विकास के लिए अपनी नीतियों का अनुसरण करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 5वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय होता है। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय होता है, इसका उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। चलिए वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर दीजिएगा। तो वास्तविक वेतन से अभिप्राय है साथियों, नगद मजदूरी कीमत दर, ठीक है। नगद मजदूरी कीमत स्तर, ठीक है। कीमत स्तर के अनुसार
देखिए इन्फ्लेक्शन के अनुसार वेतन का निर्धारण वास्तविक वेतन कहलाता है। यह प्राप्त नकद वेतन एवं कीमत स्तर के अनुपात द्वारा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है, तो नगद मजदूरी कीमत स्तर यानी कि इन्फ्लेक्शन के अनुसार वेतन का निर्धारण, कीमत स्तर के अनुसार जो है वेतन का निर्धारण वास्तविक वेतन कहलाता है। यह प्राप्त नकद वेतन एवं कीमत स्तर के अनुपात द्वारा जो है प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, प्रस्तावना के अनुसार जो है परम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है किसके हाथों में होती है, तो यह होती है साथियों जनता के हाथों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर प्रश्न। कहते हैं निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा जो है संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण होती है। वस्तुओं का कौन सा जोड़ा जो है संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण जो आपका दिया गया है यहाँ पे ऊन और भेड़ का मांस है। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊन और भेड़ का जो मांस है जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त होते है। किस उच्च न्यायालय को जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया सीधा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। जस्टिस लीला सेठ भारत की पहली म, महिला थी जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, चलिए और वे जो है 1991 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त की गई थी 1991 में। ठीक है, 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 ध्यान से देखेंगे बताएंगे राइट आंसर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो है आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। डी आपका जो दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था बताइए। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था 1991 में। ठीक है, 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे। ठीक है, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गौरी से हार गए थे। हाँ ठीक। चलिए हाँ, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था होते हैं। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो है आपका इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जिसको बाबर ने हरा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी था। अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में वह बाबर के हाथों जो है पराजित हुआ। ठीक है, जिसके साथ जो है लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का जो है शासन समाप्त हो गया तथा मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या देगा है। 14वां प्रश्न पूछा है आपका ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या बताइए। ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या है, तो ज्वारीय वन का अन्य नाम देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा मैंग्रोव वन। ठीक है, ऑप्शन जो पी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय वनों को जो है मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये विश्व के उष्णकटिबंधीय तथा उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल में उगते हैं। ठीक है, और इनके जड़ जो है मजबूत होते हैं। 15 नंबर प्रश्न पर बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया आपका दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है बताइए। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है साथियों हमारा रंग भेद। ठीक है, चलिए
जो पी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव की नीति को जो है रंग भेद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ काले रंग वाले निग्रो प्रजाति के लोगों को जो है गोरों द्वारा घृणित दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्लासेस पसंद आ रही होगी तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए चलना है। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार जो है आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पे भारत का। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? बताइए कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय ने जो है हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह जो है इस समय किस राज्य में स्थित है? कोलकाता तो नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब बताइए केरल या कर्नाटक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन जो का दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी जो है कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित एक गांव है। ठीक है, इस गांव के निकट आज भी जो है गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य के अवशेष उपस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया आपका पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? बताइए पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका क्रिप्टोगैम। ऑप्शन जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर को पुष्प व बीजहीन क्या है? पुष्प व बीजहीन पादपों को जो है पुष्पभेद यानी कि क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 से बताइएगा राइट आंसर का। 49वीं समानांतर रेखा द्वारा किन देशों को जो है पृथक किया गया है? बताइए 49वीं समानांतर रेखा द्वारा जो है किन देशों को पृथक किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यूएसए और कनाडा को। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? 49वीं समानांतर रेखा द्वारा जो है यूएसए और कनाडा को जो है अलग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। स्पंज क्या है? स्पंज क्या होता है बताइए? तो स्पंज जो है एक आपका जंतु है। स्पंज आपका एक जंतु है, तो ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? एक बहुकोषीय जंतु है यह। चलिए 21 पूछा गया आपका गुरु शिखर क्या है? बताइए गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है और अरावली का एक उच्चतम शिखर है। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में स्थित गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह चोटी जो है माउंट अबू से जो है 15 किलोमीटर दूर स्थित है तथा इसकी कुल ऊंचाई जो है लगभग 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है? पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश जो है किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन जो सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। मे भी आपकी कल जो है क्लास ना आए। ठीक है, कल शायद क्लास ना आए, कल शायद मीटिंग में जाना रहेगा सुबह, तो आपकी क्लास नहीं आ पाएगी, अभी बता दिया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए 23 नंबर। तो आप लोग क्या करेंगे, कल जो आपके पास टाइम रहेगा उसका यूटिलाइज करेंगे। कल जो है पीछे की क्लास जिसकी छूट गई होगी उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, वायु के एक नियत आयतन यानी कि क्यूबिक मीटर में जल व वाष्प यानी कि गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? बताइए वायु के एक नियत आयतन यानी कि क्यूबिक मीटर में जल व वाष्प यानी कि गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, ऑप्शन जो भी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? पादपों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि निरपेक्षित आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? बताइए रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका रेप्टीलिया। ठीक है,
ऑप्शन जो आपका सी रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इसका? रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को जो है रेप्टिलिया कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर करो। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली न्यूक्लाइड है, बताइए। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लाइड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाहिनी कोशिकाएं। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों आप सभी का।